सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कौमी असेंबली की कल की कार्रवाई और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद नोटिस की समाअत कर रहा है, मगर दूसरी तरफ हुकूमत तेजी से चाहती है कि अगले इलेक्शन हो। सदर पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है निगरान वज़ीर आज़म के लिए। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का और शहबाज शरीफ को सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से खत भी लिख दिया है। गुज़िश्ता समाअत के हुक्म में अदालत ने लिखा कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के इक़दाम की आईनी हैसियत से मुतालिक अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया जाता है। बादी नज़र में डिप्टी स्पीकर की तरफ से आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करते हुए ना फाइंडिंग दी गई, ना ही मुतासरा फरीक को सुना गया। और आज भी अदालत में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की आईनी हैसियत पर बहस होती रही। समाअत के आगाज में तहरीक-ए-इंसाफ के वकील बाबर एवान ने रोस्ट्रम पर आकर बताया कि इमरान खान ने इजाज़त दी है कि अर्ज करूं कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने सियासी बातें ना करें। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि 3 मिनट से कम में तहरीक आदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज्बाती बातें ना करें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी कैसे है, तो फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अक्सरियत तहरीक के हक में वोट दे तो वज़ीर आज़म ओहदे से फारिग हो जाता है। स्पीकर के पास कोई अख्तियार नहीं है कि तहरीक आदम एतमाद को गैर कानूनी करार दे। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि आर्टिकल 69 में स्पीकर को किस हद तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फारूक एच नाइक साहिब, आपसे ज़्यादा हम जल्द फैसला करना चाहते हैं। अब मेरा सवाल है कि आइन में आर्टिकल 69 का क्या दायरा कार है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग प्रोसीजरल खिलाफ वर्जी है या आइनी खिलाफ वर्जी है, तो फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइनी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 69 की ज़बान में स्पीकर प्रोसीजरल गलती करे तो उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारा केस स्पीकर की प्रोसीजरल गलती का नहीं है बल्कि आइनी खिलाफ वर्जी का है। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 69 का इतलाक़ कौमी असेंबली रूल्स में भी होता है। आप जो केस लेकर आए हैं ये वाज़े तौर पर पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुताल्लिक है। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रूलिंग में लिखा गया है कि अरकान असेंबली का ताल्लुक बैरून मुल्क साजिश से है। स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद ना किया गया तो मुस्तकबिल में संगीन नताइज होंगे। फारूक एच नाइक ने मजीद कहा कि मजहब और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने के अवामिल से निकलकर पार्लिमानी जमहूरियत को बढ़ाना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कि रूलिंग में अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। रूलिंग पार्लिमानी कमेटी में ब्रीफिंग की बात कर रही है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दानिस्ता तौर पर शिरकत ना करने के क्या नताइज होंगे। फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि केस का फैसला आज ही करें क्योंकि तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। एक सवाल तहरीक आदम एतमाद का और दूसरा असेंबली तोड़ने का है। तहरीक आदम एतमाद के दौरान वज़ीर आज़म असेंबलियाँ तोड़ ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो भी तहरीक आदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। बताना होगा कि स्पीकर किस मकाम पर तहरीक आदम एतमाद पर एतराज़ आयद कर सकता है, कौन से मकाम पर स्पीकर तहरीक के कानूनी या गैर कानूनी होने पर रूलिंग दे सकता है। स्पीकर के पास क्या कोई इख्तियारात नहीं कि वो तहरीक आदम एतमाद मुस्तरद कर सके। इन अदालती सवालात के जवाबात देने होंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने यह भी कहा कि कोशिश है कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला करें। तो फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त की कि फाजिल अदालत आज कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज कर ले। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दूसरे फरीक को भी सुनना है, उसे सुने बगैर कैसे फैसला दे सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि यह अहम आईनी मामला है, इसमें जल्दबाजी कैसे की जा सकती है, अटॉर्नी जनरल को भी सुनना होगा। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि सदर ने उबूरी हुकूमत के क़याम तक इमरान खान को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि उबूरी हुकूमत के क़याम से पहले फैसला करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट कल दिन 12 बजे दोबारा इस मामले की समाअत करेगी, मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर सकती है। दोबारा मामला वहीं जा सकता है जहां से शुरू हुआ था, यानी कि तहरीक आदम एतमाद पर, या फिर बात इतनी आगे निकल गई है कि नजरिया ज़रूरत कहीं पाकिस्तान की तारीख की तरह दोबारा तो नहीं किक इन होगा। अभी तो कुछ देर पहले हमने सुना कि जनाब एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कल इजलास होगा पंजाब असेंबली का। उसके लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर ये खबर आ गई कि इजलास 6 से 16 को होगा। और वो जो तोड़ फोड़ थी उसमें सिर्फ टेबलों के शीशे टूटे हुए हैं और सोफे उल्टे हुए हैं और उसकी रेनोवेशन होनी है, इसलिए इजलास 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो शहजाद इकबाल सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं ब्रेक में भी आपसे बात कर रहा था, कल आप हेयरिंग में भी मौजूद थे, अब ऑलमोस्ट को तीसरा दिन हो गया है, कल अब फिर दोबारा 11 बजे दिन समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक आईनी बहरान के तौर पर देख रही है या एक तनाज़े के तौर पर देख रही है और हल करने की कोशिश कर रही है जो हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के दरमियान हो गया? क्योंकि आईनी बहरान के तौर पर अगर देख रही है तो बाज़ लोगों की ये राय है कि वो अर्जेंसी और फुल कोर्ट भी नहीं है, तो वो शायद नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ जो आपकी कानूनदानों से बात हो रही है या जो आपने ऑब्जर्व किया, व्हाट इज़ दैट?
अब्दुल्ला हुमा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो आप लोगों ने दिल की बात की बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये डिबेट हम भी 2 दिन से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही है डिबेट। तो मैं एक जुमला उसके हवाले से कहना चाहूँगा, इसी किस्म के आर्ग्यूमेंट आते हैं कि अगर आइन तोड़ दिया यहाँ पर तो क्या हुआ, वहाँ पर भी तो लोग बिक रहे हैं, वो भी तो गलत हो रहा है। अगर वो गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आइन तोड़ के आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आप लोगों ने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को एहसास होना चाहिए कि अगर इस मुल्क ने चलना है एग्जैक्टली और अगर ये मुल्क चलना है तो वो एक आइन के मुताबिक चलना है। ये नहीं हो सकता कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आप दोनों ने दिया है। आपने कहा कि अदालत इस केस को कैसे ले रही है, क्या 2 पार्टीज के दरमियान ये केस है या आइनी बहरान है? आइनी बहरान तो है, प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है इस पर भी डिबेट हो रही है, काबीना नहीं है। IMF कह चुका है कि हम सस्पेंड करें अपना प्रोग्राम, जब तक नई हुकूमत नहीं आती उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कोई गवर्न नहीं कर रहा, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं नजर आ रहा यहाँ पर, तो बुरहान तो है। और मेरे ख्याल से अदालत को इस बात का अंदाजा था, इसीलिए आपने देखा कि इतवार को अदालत के जो है ताले खोले गए और उस दिन समाअत का आगाज हुआ, बाकायदा नोटिस लिया गया और फिर कल भी समाअत हुई, आज भी समाअत हुई। लेकिन अब अदालत ऑब्वियसली इसको अपने अंदाज से लेके चल रही है। वो चाहते हैं कि तमाम लोग अपने दलाइल मुकम्मल करें और इसके बाद सबकी बात सुनकर फिर कोई फैसला किया जाए। बल्कि आज खालिद जावेद साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि मैं 2 दिन बाद परसों अपने दलाइल देना चाहता हूँ। इसका मतलब परसों तक तो शायद अगर वो दलाइल देने का उनको मौका मिलता है तो या परसों आ जाएगा इसका फैसला या शायद जुम्मे को आएगा। तो इसमें ताखीर तो नजर आ रही है। और मैं जब कल मौजूद था कोर्ट रूम नंबर 1 में, उसके बाद भी मेरी बहुत सारी लोगों से मुलाकात हुई, तो उस वक्त भी वहां पे तरह तरह की स्पेकुलेशन हो रही थी। कोई लीगल बात कर रहा था, कोई कह रहा था वे आउट निकालना चाहिए जिससे जो है डैमेज ना हो, क्योंकि अब बहुत आगे निकल चुका है मामला। वजीर आजम ने एडवाइस कर दिया है प्रेसिडेंट को असेंबली डिसॉल्व करने का, असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये मुख्तलिफ बातें चल रही थी। मेरी नज़र में जो एक लार्ज ओपिनियन है और जो लीगल ओपिनियन है, क्योंकि अदालत ने देखे सियासी फैसला तो नहीं करना, अदालत ने लीगल फैसला करना है। वो लीगल फैसला यही है कि अदालत ने यह बताना है कि पहले तो उन्होंने इस चीज़ को सेटल करना है कि आर्टिकल 69 में इम्यूनिटी इस बात की है या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आइन तोड़ने के हवाले से बात हो रही है। तो क्या इसको भी अदालत नहीं सुन सकती? ये मामला क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये देखना है कि क्या आर्टिकल 95 के तहत वोट के जरिए ही फैसला होना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, या स्पीकर अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उसको मुस्तरद कर सकता है। ये लीगल पॉइंट है जिसका फैसला अदालत ने देना है। जो कानूनदान है उनकी राय तो आपने भी सुनी होगी कि मेजॉरिटी ये समझती है कि जो स्पीकर का फैसला था उस दिन वो गैर आईनी था, इसलिए इसको अंडू करना जरूरी है। और जो अब जब अंडू होगा तो दूसरे फैसले भी सारे अंडू हो जाने चाहिए। तो ये तो एक लीगल फ्रेटर्निटी का फैसला है, बट ऑब्वियसली आखिरी फैसला कोर्ट ने करना है। दूसरा सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर उस दिन वोट हो जाता, इमरान खान वजीर आजम नहीं रहते, उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहती, तो फिर कैसे आप उसको मुस्तरद करके उनको मौका देते हैं कि दोबारा वजीर आजम बनेंगे और असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। और अदालत भी ये देखेगी कि वहां पे 195 अरकान मौजूद थे जो 3.5 साल तक असेंबली में मौजूद है। वो 1.5 साल अपनी अगर मुकम्मल करना चाहते हैं तो उनका भी एक राइट है। वो कैसे हो सकता है कि आप असेंबली तहलील करने की इजाजत दे दें और वो जो पार्लियामेंटेरियंस वहां पे मौजूद हैं वो वोट लेकर आए हैं? देखिए, वजीर आजम मेजॉरिटी के नुमाइंदे तो थे नहीं उस दिन। 3 अप्रैल को वजीर आजम मेजॉरिटी के नुमाइंदे तो थे नहीं, तो उन्होंने कैसे मेजॉरिटी के लिए ये फैसला कर लिया और उन्होंने पूरी की पूरी असेंबली तोड़ दी। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है, देखिए पहले तो ये फैसला होना है कि उनके पास ये राइट था भी या नहीं था। फिर जो रीजनिंग दी गई आर्टिकल 5 की वो बड़ी खौफनाक है ना। वो तो बेसिकली डिक्लेयर कर देती है कि वो डिसलॉयल थे, क्योंकि आर्टिकल 5 की शिक नंबर 2 जो है उसमें आइन से पासदारी का तस्करा भी है ना। आर्टिकल 5 को एक शिक के साथ तो नहीं पढ़ सकते, उसमें आइन से पासदारी और उसको शिक नंबर 2 को भी तो पढ़ना चाहिए। सही बात की है, whether the prime minister could have done it और नॉट, क्योंकि ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन एक एक्सेप्ट हो चुका है। 2 हफ्ते उस बात को गुजर गए हैं, उसके बाद एक दिन आप आते हैं तो ऑलरेडी पता चल गया है कि आपके वो नंबर्स नहीं रहे, विच मीन्स के कॉन्फिडेंस आप में नहीं रहा। अब उस हाउस का, उस बड़े मुकद्दस हाउस का अगर कॉन्फिडेंस आप पे नहीं रहा तो आप ऐसी रूलिंग कैसे दे सकते हैं कि जी ये हम डिसॉल्व कर रहे हैं? तो दैट इन इटसेल्फ इज वेरी क्वेश्चनेबल टू। जी बिल्कुल हुमा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल कुछ लोगों की ऐसी राय थी कि आर्टिकल 5 तो जो लगाया है वो बड़ा गलत किया है, आपने उनको कह दिया कि दे आर नॉट लॉयल टू द स्टेट, तो उसको तो आप खत्म करें, बट बाकी चीज़ों को आप शायद गुंजाइश निकाल के वो जुनेजो टाइम की जो मिसालें दे रहे कि उसको आप फिर रहने दें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि अदालत ये फैसला कैसे करेगी, क्योंकि अगर अदालत ये कह देती है ठीक है जो मामला हो चुके हैं उनको हम रीडू नहीं करते, तो जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं उनका तो राइट है ना, वो अगर 5 साल के लिए वोट लेकर आए, वो 5 साल की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, तो फिर अदालत उनके राइट को तो नहीं ऑब्वियसली खत्म कर सकती। अच्छा शहजाद, तो साथ ही हुकूमत अपने शॉट्स खेलती चली जा रही है। सदर की तरफ से वजीर आजम को, ऑपोजिशन लीडर को खत भी लिख दिया गया,
हुकूमत की तरफ से, हुकूमत तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से एक नाम भी सामने आ गया निगरान वज़ीर आज़म के लिए। क्या अदालत में अपोजिशन जमातें या उनके वकला इस बात पे बहस नहीं कर रहे कि एटलीस्ट इस प्रोसेस को तो रोका जाए? ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कितनी चीज़ों को आप अंडू करेंगे, कितने मामलात को आप अंडू कर सकते हैं? मतलब इस बात पे नहीं कोई जोर दे रहा कि भाई ये जो प्रोसेस है इसको यहाँ पे रोक दिया जाए जब तक इस केस का फैसला हो नहीं जाता। हुकूमत अपने इकदामात करती चली जा रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा। एक डूबियस है, अभी उस पर डिसीजन नहीं आई तो उसकी बिना पे इतने और फैसले होते चले जा रहे हैं। तो पहले वेट नहीं करना चाहिए कि इसको तो क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद बाकी चीजें हों। फारूक नाइक साहब ने संडे के दिन जब ये समाअत का आगाज़ हुआ था उसी दिन कहा था कि ये हमें स्टे ऑर्डर इस पे दे दें, क्योंकि वरना बड़ा मसला हो सकता है, मामलात और आगे चले जाएंगे, मार्शल लॉ का खतरा, इस तरह की भी उन्होंने बात की थी। और आपने सुना होगा उस दिन रिमार्क्स आए थे कि कोई भी आईनी इदारा जो है वो गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएगा, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं मिला था। इसलिए एक ये तशवीश तो है, एक ये और लोगों का एक एनालिसिस भी है कि जितने दिन ये केस आगे बढ़ता रहेगा उतने दिन हुकूमत को फ़ायदा होता रहेगा, इमरान खान को फ़ायदा होता रहेगा। हुकूमत तो एग्जिस्ट नहीं करती, अब इमरान खान को फ़ायदा होगा क्योंकि जितने फैसले हो जाएंगे फिर शायद उनको रिवर्स करना उतना मुश्किल होता रहे। वैसे तो जब शुरू में तो आपने देखा था पहले दिन तक तो 2 नोटिफिकेशन वाला मामला था, लेकिन अगर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उसको रिवर्स करना जो है ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जब जुनेजो केस की बात करते हैं तो उसको भी ये कहते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी थी, डिले से वो पिटिशन दायर की गई थी, तो कुछ काफ़ी सारे इशूज़ थे। यहाँ पे वैसे मामला तो नहीं है, बट ये बिल्कुल कहते हैं कि अगर शहजाद ये कानूनी आईनी बातें तो होती रहती हैं और कल तक ये फिर मामला पेंडिंग हो गया है। कल जब 11 बजे समाअत होगी फिर हमारे पास नई मटेरियल होगा, नई बातें होंगी, लेट्स सी क्या होता है। मेरा ख्याल है कि कल भी ये शायद ना फैसला आ सके, कल परसों तरसों 2-3-4 रोज़ और लग सकते हैं। एक और मसला अहम है और वो मसला है आम आदमी का, और आम आदमी का मसला ये है कि बिजली का बिल उससे अफोर्ड नहीं हो रहा, बाज़ार चला जाए तो राशन वो नहीं ख़रीद सकता, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने ही है, जो सब्सिडी चल रही है पेट्रोल पे वो रोजाना की बुनियाद पर। सारी चीजें तो बड़ी नॉर्मल आपने बातें की, रमजान में तो डबल कर दें आप सारी चीज, तो वो और भी ज्यादा हो चुका है। जो सब्सिडी चल रही है पेट्रोल प्राइसेस पे उसका क्या बोझ पड़ रहा है, मतलब ऐसी भी आ रही है कि खुदा न खास्ता द इकोनॉमी इज प्रॉब्ली एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, तो उस पर भी किसी की तवज्जो है, कोई गौर कर रहा है कि वहां उस फ्रंट पे हो क्या रहा है एक्चुअली? देखें, बैंकरप्सी वाले मामला तो नहीं है, बट हाँ एक जो तरीका होता है देखने का वो ये है कि आपके जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, क्योंकि अभी हमने चाइना को भी जो लोन वापस किया और अभी उनसे रोल ओवर की भी बात चल रही है, वो हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन आपके पास जो कवर रह गया इंपोर्ट कवर वो 2 माह का रह गया है सिर्फ। आपके रिजर्व्स हर हफ्ते जो है बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। पिछले हफ्ते $2.9 बिलियन से आपके रिजर्व्स में कमी आई है, तो वो तो एक मैक्रो लेवल पे एक इशू तो है और उसको एड्रेस करना है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस वक्त तो कोई नहीं है, वज़ीर आज़म मौजूद है, उनके पास ना काबीना है ना एडवाइजर्स है, तो वो तो तवज्जो भी नहीं दे रहे ना इस पे, वो तो इस वक्त जो भी है सियासी मामलात को ही देख रहे हैं। बल्कि अभी से नहीं, जब ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला चला था उस वक्त से ही ये हो रहा था। ऑपोजिशन का सारा फोकस था हुकूमत को कैसे गिराएं, हुकूमत का सारा ये फोकस था हुकूमत को बचाएं कैसे, तो उस तरफ किसी का फोकस नहीं है। पिछले महीने के जो CPI नंबर आए हैं अब्दुल्ला और रमा, वो 12.27% इन्फ्लेशन है। और आपने जैसे कहा कि रमजान में हमारे यहाँ तो देखें जो अशिया की कीमतें हैं और बढ़ने, और हम भी बिल्कुल इसी सोच में थे और आपने भी हमें ये बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इस वक्त तमाम सियासी जमातों की और पूरे मुल्क की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां मुसलसल 3 दिन से मुल्क को आईनी बहरान से निकालने के लिए अहम समा जारी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी सूरत हाल पर अहम आईनी और कानूनी सवालात का जायजा लिया जा रहा है। कल अपोजिशन जमातों के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और आज तहरीक इंसाफ के वकील बाबर एवान और सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, जबकि कल सुबह 9:30 बजे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और स्पीकर के वकील नईम बुखारी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और ये केस हतमी मरहले में दाखिल हो जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बज़ाहिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, मगर वोटिंग वाले दिन रूलिंग आ गई। स्पीकर की रूलिंग बज़ाहिर इल्ज़ामात और मफरूज़ों पर मबनी है, अदालत के सामने हक़ाइक़ रखें। मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है, जब आइन की खिलाफ वर्जी हो तो अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने बाबर एवान से कहा कि हमें देखना है कि क्या स्पीकर का इख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। आईनी तरीका है जिसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है?
चीफ जस्टिस ने बाबर ईवान के सामने सवालात रखे कि क्या स्पीकर ने जो किया उसका कोई पस मंजर था, क्या रूलिंग किसी फाइंडिंग पर थी, स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी, उनके पास क्या मवाद था। अब तक के दलाइल से लग रहा है कि स्पीकर ने जो किया उसका बैकग्राउंड है। आईनी शिकें तहरीक अदम एतमाद पर बहुत वाज़ेह हैं। क्या स्पीकर को इख्तियार है कि एजेंडे के अलावा कोई और बात कर सके? क्या स्पीकर एजेंडे से हटकर रूलिंग दे सकता है? आप स्पीकर के एक्शन का दिफा कर सकते हैं, मगर आपकी दलील की बुनियाद भी होनी चाहिए। बाबर ईवान ने मौका इख्तियार किया कि रास्ता बताना चाहता हूं कि कैसे ये सब हुआ। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि रास्ते हम खुद निकाल सकते हैं, हमें कहानियां ना सुनाएं। स्पीकर की रूलिंग में सिर्फ इल्जामात हैं। क्या स्पीकर को एजेंडे के अलावा ईवान की मर्जी के बगैर किसी और इकदाम का इख्तियार है? अदम एतमाद आईनी अमल है। क्या स्पीकर आईनी अमल सबूताज करने का इख्तियार रखता है?